वो जो है धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवा दी मैंने। और पिछले लेसन में मैंने क्या क्या करवा दिया तो फटाफट देख लो। एसिड करवा दिया, एसिड में प्रॉपर्टीज करवा दी। भाई साधारण अम्लों का एसिड जो है अम्ल जो होते हैं खट्टे होते हैं स्वाद में, नीले को लाल कर देते हैं। और इसमें देखिए आर्यनीय संकल्पना जो जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया। प्रबल के तो क्या क्या थे, HCl H2SO4 HNO3 और HBr। दुर्बल के कौन कौन थे, HCWH मतलब फार्मिक, ठीक है, CH3 CWH मतलब एसिटिक। उसके बाद में C6H5 CWH मतलब बेंजोइक एसिड। उसके बाद में हम लोगों ने दो और पढ़े थे, जैसे HNO2 पढ़ा था हम लोगों ने, नाइट्रस वगैरह। उसके बाद में हम लोगों ने सार पढ़ा था। सार क्या होते हैं, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे कसीले होते हैं। और साथ में हम लोगों ने आगे देखा था इसके बारे में क्या, आर्यनीय संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर क्या देते हैं, OH- मतलब हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, सार कहलाते हैं। सार के बाद में हम लोगों ने सूचक पढ़ लिया था। सूचकों के प्रकार बताओ कितने हैं, 3, ठीक है। ये लो हम लोग, मैं मिटा ही देता हूँ कि सूचक लिख देते हैं। चलो पॉइंट का रिवीजन तो हम लोग फास्ट कर देते हैं, अभी पहुँचने वाला है उधर, हम लोगों ने पहली क्लास में कर ही लिया था। उसके बाद में देखते हैं सूचक, क्या देखते हैं, सूचक। सूचक को क्या हम लोगों ने 3 प्रकार पढ़े थे, ठीक है। एक तो पढ़ा था हम लोगों ने कौन सा, गंधीय सूचक। भाई गंधीय सूचक क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या है। दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने क्या, प्राकृतिक सूचक पढ़ा था। और साथ में हम लोगों ने कृत्रिम सूचक पढ़ा था। गंधीय में तो क्या पढ़ा था, प्याज वैनिला और लौंग का तेल, इसके एग्जांपल्स हैं। प्राकृतिक में हम लोगों ने हल्दी पढ़ी थी, लिटमस पढ़ा था और थैलोफाइटा की पत्तियां पढ़ी थी। उसके बाद में कृत्रिम में हम लोगों ने मैथिल ऑरेंज पढ़ा था और फिनोप्थेलिन पढ़ा था। सूचक कंप्लीट। सूचक के बाद में हम लोगों ने अगला पॉइंट कौन सा पढ़ा था, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। डायरेक्ट देख लेते हैं, Na2CO3 क्या है, धातु कार्बोनेट है ना। इसकी आप लोग किसके साथ अभिक्रिया कराओगे, HCl के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस का CO2 प्लस का H2, ये बनेगा। मतलब लवण बना बेटा। और साथ में आप लोग की क्या बनी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और साथ में जल बना। संतुलित कर देते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ी थी किसमें, धातु कार्बोनेट में। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में मतलब NaSCO3 में इसकी अभिक्रिया भी HCl के साथ करा दो तो क्या बनेगा, वही लवण बनेगा, CO2 बनेगी और साथ में जल बनेगा। ये हम लोगों ने पढ़ ली थी। इसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल व सार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो अम्ल व सार की परस्पर रिएक्शन को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलो हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। क्या है, HCl की अभिक्रिया किसके साथ करवा दो, NaOH के। अम्ल है, ये क्या है, प्रबल सारक है, क्या बनेगा, लवण, मतलब NaCl और साथ में क्या बनेगा, H2O। तो ये तो बनेगा आप लोग का लवण। लवण की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन। जल की भी क्या होती है, उदासीन ही होती है, ठीक है। अम्ल व सार अपने गुण खो देता है और उदासीन लवण और जल का निर्माण करता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, पिछली क्लास में हो गया था उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद में, ठीक है। आज हम लोग नया पॉइंट पढ़ने वाले हैं और हमारा जो पॉइंट है, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। पहला पॉइंट पढ़ो अब, ठीक है बेटा। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अब इसमें बड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग बहुत अच्छे ढंग से कि बेटा आप लोग देखो, जब धातु के साथ करवाते हो ना तो लवण और हाइड्रोजन बनता है। धात्विक ऑक्साइडों के साथ करवाओगे तो लवण और जल बनेगा। आ गई बात समझ में। मतलब यहाँ पे आप लोग ले लो बेटा धात्विक ऑक्साइड, क्या ले लो, धात्विक ऑक्साइड ले लो। और उसके बाद में इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दो, अम्ल के साथ करवा दो तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, MgO ले लो। चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवाओगे क्या बनेगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में क्या बनेगा, H2। इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। हो गया ये, ठीक है। मतलब अम्लों की जो अभिक्रिया है वो धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। हो गया आप लोग का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोग पढ़ने वाले थे वो पढ़ने वाले हैं जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक।
ये हमारा अगला पॉइंट है। कौन सा? जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक जितने अच्छे ढंग से, देखो यही रिवीजन करने का तरीका यही होता है कि आप लोग फास्ट से सारे के सारे पॉइंट आप लोग को याद होने चाहिए और सारे के सारे पॉइंटों की आप लोग की रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, सारे के सारे आप लोग के जैसे एसिड, बेस और सारे प्रकृति का कोई भी यौगिक है उनका नाम आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब लोग कहेंगे हम लोग जल, ठीक है, जल में अम्ल व क्षार, जल में अम्ल व क्षार, चाहे हम लोग ये भी कह सकते हैं अम्ल व क्षार की जल के साथ अभिक्रिया, क्योंकि जल के साथ अभिक्रिया क्या होगा, जल में तो घुलेगा। सबसे पहले देखते हैं बेटा हम लोग जल के साथ मतलब HCl, हम लोग एसिड ले लेते हैं और जो HCl एसिड है ना, यदि आप लोग इसको जल में घोलोगे, किस में घोलोगे? जल में, मतलब H2O में घोलोगे, तो बेटा श्योर है मैं यहाँ पे H2O लिख दूँ, चाहे मैं इसके ऊपर H2O लिख दूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? H3O प्लस आयन बन जाएगा और Cl माइनस आयन बन जाएगा। क्यों बना ये? देखो जल होता है ना H2O, H2O में दो प्रकार के आयन होते हैं, एक तो होता है H प्लस और दूसरा होता है आप लोग का OH माइनस, ये जल टूटता है। अब आप लोग देखोगे एक जल के अंदर कितना H प्लस है, यहाँ से देखोगे 2 H प्लस है, ठीक है, तो अब ये HCl टूटेगा तो HCl किस में टूटेगा? H प्लस में और Cl माइनस में। अब ये जो H2O है इसके साथ देखो ये H प्लस एक और आके जुड़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आप लोग का H3O प्लस आयन, क्या बोला जाता है? हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है इसको, ठीक है। ये तो हो गया आप लोग का किस में? अम्ल, ठीक है, अम्ल में क्या मिला दो आप लोग? जल। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग क्षार में, हम लोग NaOH ले लेते हैं ना बेटा, इसकी अभिक्रिया मतलब जलीय NaOH लेते हैं, मतलब बेटा एक्वा वाली स्थिति है इसकी। कौन सी स्थिति है? एक्वा वाली। तो अब आप लोग देखोगे बेटा यहाँ पे टूट जाएगा Na प्लस और साथ में OH माइनस के रूप में टूट जाएगा। आ गई बात समझ में? Na प्लस में और साथ में OH माइनस के रूप में टूट जाएगा। जैसे आप लोगों ने किसके साथ पढ़ी थी भाई? एक रिएक्शन और पढ़ी थी आप लोगों ने, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, उसका एग्जांपल्स भी यही था। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो अगला पॉइंट आप लोगों का जो आता है, ये तो हो गया कंप्लीट। चलो pH स्केल आ गया डायरेक्ट। कौन सा पॉइंट आ गया? pH स्केल। pH स्केल के बारे में समझे? चलो बेटा अब हम लोग देखेंगे pH स्केल के बारे में अच्छे से। ये आ गया आप लोग का pH स्केल और pH स्केल। तो बेटा हाइड्रोजन आयनों की जो है सांद्रता को मापने का जो जिसका मापन जिस पैमाने के द्वारा, जिस स्केल के द्वारा किया जाता है, उसी स्केल को हम लोग क्या कहते हैं? pH स्केल कहते हैं, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन आयनों की H प्लस आयनों की सांद्रता, ठीक है, जिस स्केल के द्वारा मापी जाती है या उसको मेजर किया जाता है जिस स्केल के साथ, उसी स्केल को, उसी मापक को आप लोग जो है pH स्केल कहते हैं। अब pH स्केल में दो चीज़ है बेटा, P और साथ में H। P का मतलब तो क्या होता है? पुषांश, ठीक है, पुषांश का मतलब क्या होता है? शक्ति। और H का मतलब, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन। मतलब आप लोग ये कह सकते हो बेटा जो P है वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? शक्ति को, पुषांश को। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है, कि pH स्केल में P किसका सूचक है? तो आप लोग कहोगे पुषांश का, शक्ति का। अगर पूछ ले H किसका सूचक है? तो हाइड्रोजन आयनों का। मतलब आप लोग सिंपल सा कहते हो बेटा हाइड्रोजन आयन जो है, इनका आप लोग पता करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग करते हैं, मतलब किसी विलयन में कितने H प्लस आयन है, जिस विलयन में जितने ज़्यादा H प्लस आयन होंगे ना, वो क्या कहलाएगा? उतना ही एसिडिक प्रकृति का होगा, मतलब उसका pH वैल्यू उतना ही कम होगा। और जिसमें ज़्यादा OH माइनस आयन पाए जाएंगे उसकी pH वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब उसकी सारी प्रकृति ज़्यादा होगी। अब pH स्केल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बेटा pH स्केल आगे हम लोग इसकी थोड़ी सी वैज्ञानिक टाइप की परिभाषा पढ़ लेते हैं। मैंने आप लोग को बताया था हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणकीय मान आप लोग का क्या कहलाता है? pH स्केल कहता है। चाहे अब अगर आपको याद हो जाए तो याद कर लेना, ठीक है। 12th वाली डेफिनेशन है ये, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का, ठीक है, ऋणात्मक लोगरिथम, मतलब लघुगणकीय बोल सकते हो इसको। लघुगणकीय मान जो है वो क्या कहलाता है? pH स्केल कहलाता है।
आ गई बात समझ में। वैसे पीएच स्केल किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मापन करने वाला जो स्केल है वो क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। सिंपल सी बात है। अब पीएच के हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे। ठीक है, पीएच के क्या पढ़ेंगे, यूज, कि पीएच का हम लोग यूज किस किस के अंदर करते हैं, पीएच का यूज। तो देखो बेटा, सबसे पहला पीएच का यूज क्या है, मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए। भाई यदि हम लोगों की देखो मिट्टी में अम्लता कब होगी, मैं यहाँ पे लिख तो देता हूँ कि भाई मिट्टी की अम्लता दूर करने में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में, अम्लता दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है, CaOH का होल ट्वाइज, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के हमारी मिट्टी की अम्लता दूर की जाती है। लेकिन बेटा मिट्टी अम्लीय होती क्यों है, तो यदि अम्लीय वर्षा हो जाए, ठीक है, अम्लीय वर्षा। अब आप कहोगे सर अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जिसकी पीएच का मान घट के 5.6 से कम हो जाए। ठीक है, ऐसे जल ऐसा वाटर जिसकी पीएच का वैल्यू घट जाए, और घटने के कारण पीएच का जो मान है वो 5.6 से क्या आ जाए, कम आ जाए। जनरली जल की पीएच कितनी होती है, 7 होती है, जल उदासीन होता है। अगर जल की पीएच घट रही है, जितनी पीएच घटेगी अम्लीयता बढ़ेगी, और अम्लीयता बढ़ेगी तो जल की पीएच, मतलब ये कौन सा पानी होगा बेटा, अम्लीय पानी होगा, मतलब अम्लीय जल होगा। इसी अम्लीय जल को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। दूसरा हम लोग कहेंगे बेटा दंत शरण में, किसमें, दंत शरण में। ठीक है, एक अच्छी आप लोग की क्षारीय प्रकृति की टूथपेस्ट बना के, और उसके लिए पीएच, मतलब मुझे बताओ कि हमारा मुख का जो है माध्यम होता है वो अम्लीय होता है, और हम लोग को पीएच स्केल का अगर पैमाना का मालूम है तो पीएच स्केल के द्वारा अच्छी गुणवत्तापूर्ण आप लोग का एक पेस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, और हमारे मुंह के माध्यम को अम्लीय से क्या बना दिया जाएगा, उदासीन बना दिया जाएगा। तो इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है दंत शरण में। ठीक है, टूथपेस्ट के रूप में। ठीक है, टूथपेस्ट के रूप में अच्छी क्वालिटी का। तीसरा आप लोग क्या कहोगे, पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, अम्लता को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, MgOH का होल ट्वाइज का। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइज का। नाम बोलो तो क्या होता है इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलो भाई, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आ गया मामला समझ में। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लोग कह दो बेटा बगीचे की मिट्टी हो चाहे खेत की मिट्टी हो, बात तो पूरी की पूरी सेम है। अगला जो इसका यूज नंबर इसका जो 4 आता है, 4 नंबर आप लोग का यूज आता है कि बेटा आप लोगों को जो है मधुमक्खी खा जाए या नेटल खा जाए। ठीक है, नेटल के जो पादप का आप लोग को कहीं भी मतलब उसका डंक लग जाए, तो आप लोग उसको क्या करने में, उदासीन करने में। आ गई बात समझ में, मतलब यूज कैसे बोलोगे, कैसे, ठीक है, बेकिंग सोडा का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा भी एक दुर्बल क्षारीय है, इस वजह से उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे कहोगे नेटल। ठीक है, नेटल व मधुमक्खी के प्रभाव को, ठीक है, के डंक के प्रभाव को क्या करने में, नष्ट करने में या कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए यूज, पीएच के यूज। कुछ चीज़ों की पीएच वैल्यू आप लोग चाहो तो देख लो। ठीक है, वैसे पीएच वैल्यू आप लोगों से कुछ सेलेक्टेड पीएच वैल्यू पूछी जाती है। सबसे पहले हम लोग पैमाना पढ़ते हैं कि पीएच स्केल जो पैमाना है वो मैं बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने अगर आप लोग को पैमाना बनाया तो मैं इस प्रकार का पैमाना बना लेता हूँ, आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये पैमाना। बेटा इधर आप लोग की वैल्यू स्टार्ट है 0 से, 0 है, फिर 1 है, 2 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 6 है, और सेंटर में ये जो है ये 7 है। ठीक है, मतलब ये उदासीन है। उसके बाद में देखेंगे 8 है, उसके बाद में 9 है, उसके बाद में 10 है, उसके बाद में 11 है, उसके बाद में 12 है, उसके बाद में 13 है, उसके बाद में यहाँ पे लास्ट पॉइंट है आप लोग का 14। तो हम लोग कहेंगे पीएच स्केल में वैल्यू, पीएच जो पैमाना होता है उसमें वैल्यू होती है 0 से कहाँ तक, 14 तक। आ गई बात समझ में। अगर आप बेटा जैसे जैसे इधर बढ़ते जाओगे, ठीक है, तो ये अम्लीयता बढ़ेगी।
ठीक है, अम्लीयता बढ़ेगी। मतलब पीएच का मान जब भी घटेगा तो उसकी अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। और पीएच का मान जब भी बढ़ेगा तो उसकी क्षारीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ रही है। इधर की साइड जाएंगे तो हम लोग की क्या बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी। आ गई बात समझ में। और 7 पे क्या होता है, उदासीन बिंदु होता है। ये क्या होता है, उदासीन। अब अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इधर भाई साहब जो है ना, इधर किसका नंबर आएगा 0 पे, तो HCl का नंबर आता है। किसका नंबर आता है, HCl। ठीक है, जनरली इसकी आप लोगों से पूछेगा भाई HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसकी क्या होगी पीएच वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग कह देना कितनी होगी। आगे बात समझ में, हाँ लगभग 0 होगी आप लोग की। अब आप लोग 1.2 के लगभग डाल सकते हो, किसको, H2SO4 को डाल दो ना। और उसके बाद में देखेंगे बेटा हम लोग उदासीन, ये आप लोग की जल की होती है। किसकी होती है, जल की। ध्यान रखे, जो वाटर होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए, अम्लीय वाटर नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में। और 14 जो पीएच होती है वो किसकी होगी, क्षारीयता बढ़ेगी। कोई एक एग्जाम्पल बताओ जिसकी पीएच वैल्यू 14 हो। NaOH लास्ट कह सकते हैं हम लोग, तो NaOH कह दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी क्षारीयता सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे NaOH लिख दो आप लोग, इतना आप लोग याद रख लो। बाकी तो मैंने कई बार पढ़ाया भी आप लोग को। मुझे बताओ हमारे रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4। ठीक है, हमारे लार की भी कितनी होती है, लगभग 7.4 के लगभग होती है। इसके अलावा आप लोगों से नींबू की कितनी होती है, 4.2। हाँ 4.2 के लगभग होती है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये आप लोग की सारी चीज़ें निकल के आती है। चलो भाई, अगला पॉइंट हम लोग का जो आता है, ये आप लोगों ने पढ़ा था दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, है ना। पीएच में आप लोग देख लेना, जैसे जैसे आप लोग 2 चीज़ें वापस से मैं लिख देता हूँ भाई। आप लोगों का बेटा पीएच का मान बढ़ेगा तो क्या बढ़े, अम्लीयता तो क्या होगी, अम्लीयता तो घटेगी, लेकिन क्षारीयता क्या होगी, बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी। और जैसे पीएच का मान यदि घटेगा तो अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी, अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन क्षारीयता क्या होगी, घटेगी। तो ये पीएच स्केल का कॉम्बिनेशन है, याद है तो आप लोग को याद हो जाएगा। अगला जो हम लोगों का पॉइंट आता है, ठीक है, नींबू का रस का आप लोग 4.2 है, 2.2 के लगभग होता है। ठीक है, मतलब 2.2 से 2.4 कह सकते हो। उल्टा बोला है तूने वाइन का बोल दिया, वाइन का मतलब वाइन का भी इतना ही होता है, 2 के लगभग ही। चलो भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे लवण परिवार। ठीक है, और लवण परिवार हम लोग पढ़ेंगे तो ये मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, साल्ट फैमिली, लवण परिवार। अगला हम लोग पढ़ेंगे बेटा लवण परिवार। और लवण परिवार में हम लोग देखते हैं बेटा, सबसे पहले लवण का जो होता है वो माध्यम क्या होता है, उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है, ना क्षारीय होता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले लिखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, लिटमस पत्र के प्रति जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। मतलब लिटमस पत्र पर अपना कोई भी प्रभाव नहीं दिखाता है। मतलब इसकी प्रकृति क्या होती है, तो इसकी प्रकृति होती है उदासीन। आ गई बात समझ में। अब हम लोग इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि इससे क्या क्या बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो इसका उपयोग सर्वाधिक कास्टिक सार बनाने में किया जाता है। कास्टिक सार का फॉर्मूला बोलो तो NaOH। NaOH का यूज बताओ तो कौन से क्षेत्र में किया जाता है। और इस सफाई के क्षेत्र में पूरा ये NaOH का यूज होता है। आप लोग साबुन वगैरह बनाओगे सब NaOH का बनता है। आ गई बात समझ में। चलो भाई, NaOH का, तो NaOH की हम लोग एक रिएक्शंस पढ़ते हैं, जिस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग कौन सी अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये क्लोर क्षार अभिक्रिया ना बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। पहले इम्पोर्टेंट कर लो, इसको मोस्ट कर लो, क्लोर क्षार अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब NaCl के जलीय विलयन में, मतलब चाहे तो H2O लिख दो, चाहे इसको एक्वाई लिख सकते हो। ठीक है, येलो में एक्वाई लिख देता हूँ। जलीय विलयन में जब आप लोग विद्युत धारा प्रवाहित करवाओगे, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करवाओगे, क्या बनेगा, एक तो बनेगा आप लोग का NaOH, साथ में Cl2 गैस बाहर निकलेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब मैं इस आप लोग को ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। चलो अब इसका डायग्रामेटिकल चीज़ हम लोग देखते हैं ना, क्लोर क्षार अभिक्रिया का।
अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों ने एक कोई भी पात्र लिया, ठीक है, ये मैं आप लोग के लिए कोई भी पात्र लेता हूँ, आ गई बात समझ में। ये आप लोगों ने कोई पात्र लिया और पात्र के अंदर आप लोगों ने जो डाल दिया वो भर दिया बेटा लवण का जलीय विलयन। किसका? लवण, मतलब NaCl घुला हुआ है। ये मैंने कह दिया लवण का जलीय विलयन है। लवण का क्या है? जलीय विलयन है। ये लो भाई, लवण का जलीय विलयन आप लोग का है। अब आप लोगों ने इसके अंदर बेटा 2 कार्बन की छड़ें ले ली, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड के रूप में ले ली। एक है आप लोग का कौन सा इलेक्ट्रोड? धनात्मक इलेक्ट्रोड, और दूसरा आप लोग का कौन सा इलेक्ट्रोड? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। अब इसको आप लोगों ने किससे कनेक्ट कर रखा है? बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, मतलब विद्युत धारा से आप लोगों ने इसको कनेक्ट कर रखा है। अब जैसे आप लोग की विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित होगी, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? धनात्मक से ऋणात्मक और होगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि NaCl के जलीय विलयन में से ये धनात्मक वाला जो पार्ट है ना, इससे तो निकलेगी Cl2 गैस। कौन सी? Cl2। और ये ऋणात्मक वाला है, इससे निकलेगी आप लोग की हाइड्रोजन गैस। इस वजह से मैंने डायग्राम बनाया था, क्योंकि आप लोगों से पूछ सकता है कि कौन से, मतलब कौन से इलेक्ट्रोड से कौन सी गैस मुक्त होने वाली है। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट। क्लोर सार अभिक्रिया पढ़ ली हम लोगों ने। उसके अलावा हम लोग लास्ट में देखेंगे कि भाई कौन किस में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। थोड़ी सी pH वैल्यू भी देखेंगे दोबारा से, है ना, उसका भी रिवीजन कर लेंगे, मैं बता दूंगा सबके pH वैल्यू। तो अब हम लोगों ने पहला तो इसका पढ़ लिया क्लोर सार अभिक्रिया। क्लोर सार अभिक्रिया, इसको क्लोर सार अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो आप लोगों ने NaCl लिया, NaCl का जलीय विलयन मतलब H2O में इसको डाला, और यहाँ पे कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, तो क्या बन जाएगा? क्योंकि जल टूटता है किसमें? H+ में और OH- में, ठीक है। तो धातु के ऊपर क्या होता है? प्लस, तो ये इसके पास चला जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये तो बन जाएगा आप लोग का NaOH। इसी NaOH को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? कास्टिक सार के नाम से भी जानते हैं। वैसे इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और साथ में आप लोग की 2 गैस बनेगी, मतलब Cl2, और एक बनेगी आप लोग की H2 गैस बनेगी। देखो क्लोरीन बन रही है और सार बन रहा है, इस वजह से इस अभिक्रिया का नाम जो कर दिया गया क्लोर सार अभिक्रिया कर दिया गया, ठीक है। इससे क्या निकलता है? NaOH निकलता है। NaOH का जो यूज किया जाता है सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में किया जाता है? ठीक है, सफाई क्षेत्र के अंदर किया जाता है ना। चलो भाई, अगला हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम लोगों ने ये रिएक्शंस भी हम लोगों ने पढ़ ली। अगला पॉइंट आता है आप लोग का विरंजक चूर्ण, ठीक है। चलो भाई, विरंजक चूर्ण पढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला बताओ तो फटाफट, क्या होता है? CaOCl2। विरचन की विधि देखेंगे। चलो भाई, अगला डाल देते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण फॉर्मूला होता है आप लोग का CaOCl2, ठीक है, इसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा नाम, इसी का होता है ब्लीचिंग पाउडर नेम। चलो भाई, ये कैसे प्राप्त होता है? मतलब इसकी विरचन की विधि देखेंगे। विरचन की विधि मतलब किससे इसको प्राप्त किया जाता है, फिर देखेंगे इसके यूज। तो सबसे पहले देखो बेटा, आप लोग का बुझा हुआ चूना है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसकी अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवा दो, तो यहाँ पे बन जाएगा आप लोग का CaOCl2। इसका नाम आप लोग का जो होगा वो क्या होगा? विरंजक चूर्ण इसका नाम होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके क्या यूज। विरंजक चूर्ण का यूज किस किस में किया जाता है, पहला बताओ भाई। पहले तो आप लोग कहोगे कि भाई पेयजल आप लोग का है, पीने योग्य जो जल है उसको जीवाणु मुक्त करने में, क्या करने में? जीवाणु मुक्त करने में। और बताओ, चलो दूसरा हम लोग कहेंगे बेटा प्रयोगशाला में अपचायक के रूप में, प्रयोगशाला में अपचायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा यूज देखो इसका सबसे अच्छा ना, क्या बेटा? वस्त्र, कागज वगैरह, चीनी उद्योग में। चीनी किसकी बनती है बताओ तो मुझे? गुड़ की चीनी बनती है, गन्ने की चीनी बनती है बेटा। चीनी जो है गन्ने की भी बनती है। एक तो आप लोग कहोगे भी चीनी आप लोग की गन्ना की भी बनेगी, साथ में हम लोग कहेंगे बेटा चुकंदर की भी चीनी बनेगी। किसकी? चुकंदर की। अब ये चुकंदर को क्या चीनी कैसे बनाई जाती है, प्रोसेस समझ में आएगा ना, तुम लोग को मजा आ जाएगा। देखो चुकंदर के छोटे छोटे पीस कर लिए जाते हैं,
सफाई करके। अब वो छोटे छोटे फिश जो है उनको पानी में डाल के धोया जाता है, लेकिन चुकंदर का रंग तो कैसा है, लाल होता है। चीनी कैसी होती है, वाइट होती है। तो इस चुकंदर के जो आप लोगों ने फिश डाले हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या डाला जाता है, विरंजक चूर्ण डाला जाता है, जिससे क्या हो जाता है, कलर लेस हो जाता है, मतलब बिल्कुल वाइट हो जाता है। और फिर उसकी क्या बनाई जाती है, चुकंदर, ठीक है, चीनी बनाई जाती है। मतलब आप लोग ये कहोगे कि बहुत ज़्यादा, मतलब गन्ने से भी ज़्यादा मात्रा में आज हम लोग चुकंदर की चीनी खा रहे हैं। आगे क्या बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे बेटा किस में, एक तो वस्त्र उद्योग में, मतलब आप लोग किसी भी जो आप लोग का वस्त्र है उसका कोई सा भी रंग है, यदि उसके ऊपर व्यंजक चूर्ण आप लोग डालोगे तो क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा, वस्त्र उद्योग में। उसके अलावा कांच उद्योग में भी हम लोग कह सकते हैं। उसके अलावा चीनी उद्योग में किसके रूप में किया जाता है, विरंजक के रूप में, ठीक है, विरंजन के रूप में। किसके रूप में, विरंजन के रूप में, मतलब कलर लेस करने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा यूज है। पहला पेयजल को जीवाणु मुक्त करने में, प्रयोगशाला में अपचायक के रूप में, वस्त्र कागज व चीनी उद्योग के रूप में इसका प्रयोग है, ठीक है। दूसरा हम लोग दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, धोने का नहीं, बेकिंग सोडा के उपयोग हम लोगों ने, बेकिंग सोडा पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, खाने का सोडा। चलो भाई, अब हम लोग अगला जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट चल रहा है वो चल रहा है हम लोगों का बेकिंग सोडा। इनकी विचलन की विधि याद रहनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ाना भी, कौन सा पढ़ा था, व्यंजक चूर्ण किससे बनेगा, बुझे हुए चूने में, मतलब CaOH की वोल्टवाइज, मतलब बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवा दो तो क्या बनेगा, CaOCl2 बनेगा। ये क्या है, विरंजक चूर्ण है। इसका यूज पहला बताओ तो, पेयजल को जीवाणु मुक्त करने में, प्रयोगशाला में, मतलब अपचायक के रूप में, और कांच, चीनी, वस्त्र उद्योगों में विरंजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पढ़ेंगे कौन सा, बेकिंग सोडा। चलो भाई, अब अगला पढ़ेंगे हम लोग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको किस नाम से जाना जाता है, मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है, खाने का सोडा के नाम से जाना जाता है, खाने का सोडा के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी रिएक्शन है इसके अंदर। देखो बेटा क्या क्या काम में आ रहा है, सोडियम काम में आ रहा है बेटा, कहीं ना कहीं NaCl इसको बनाने में काम में लिया जाएगा। दूसरा देखोगे आप लोग CO3 बन रहा है, तो और क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको बनाने के काम में आएगी। उसके अलावा जल भी इसको बनाने के काम में आएगा। ये लो भाई, H2 भी डाल दिया। उसके अलावा क्या डालेंगे, NH3। इतनी सारी चीज़ों का प्रयोग इसको बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें दो आप लोग के यौगिक बनेंगे, एक तो बनेगा ये खुद ही, मतलब NaHCO3, और दूसरा क्या बनेगा, NH4Cl। ये लो भाई, ये आप लोग का NH4Cl बनता है। इसका नाम बताओ तो, अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम बताओ तो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मीठा सोडा। ये आ गया। अब मुझे बताओ ये कौन सी गैस, अमोनिया। ये क्या, जल। ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या, सोडियम क्लोराइड। तो हम लोग याद रखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हो गया, ठीक है। देखो जल, और इसको तो आप लोग पूरे को जलीय विलयन बोल दो, मतलब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 और NH3 गैस प्रवाहित करवाने पर, एक तो NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा आप लोग का NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। आ गई बात समझ में। एक और प्रॉपर्टीज देखो बेटा, इसी आप लोग इस अभिक्रिया में ये बनाना NaHCO3, इस NaHCO3 को यदि आप लोग गर्म कर दो तो यहाँ पे बन जाएगा आप लोग का Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा कहते हैं। लेकिन Na2CO3 के साथ अगर 10 क्रिस्टलन जल के अणु लगा दो तो यही धोने का सोडा है। अगला हम लोग यही पढ़ेंगे। आ गई बात समझ में। चलो भाई, अगला हम लोग पढ़ते हैं बेटा, इसका यूज और पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद में उसको पढ़ेंगे,
ठीक है, यूज पढ़ने से पहले इसकी अभिक्रिया देखते हैं कि इस अभिक्रिया में प्राप्त NaSCO3 को यदि आप लोग गर्म कर दो तो यहाँ पे बनेगा आप लोग का Na2CO3। इसका नाम हो गया क्या, सोडियम कार्बोनेट, है ना। इसका नाम तो हो गया सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो नाम हो गया वो हो गया बेटा आप लोग का सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम हो गया। अब देखो बेटा, अगला हम लोग इसका यूज पढ़ते हैं, पहले यूज पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले तो भोजन, ठीक है, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, स्वादिष्ट बनाने में नहीं, भोजन को क्या करने पर, स्पंजी बनाने में, ठीक है, स्पंजी व मुलायम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे केक के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, और बताओ किसके अंदर प्रयोग किया जाता है इसका अंदर, ठीक है, किसमें, नहीं, पकोड़े में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना, पकोड़ों को खासरा बनाने के लिए, ठीक है, मैदा के अंदर। तो हम लोग ये कहेंगे भोजन को, ठीक है, स्पंजी, स्पंजी, ठीक है, वह मुलायम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जब भी बेटा हम लोग इसको गर्म करते हैं ना, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो इसमें से एक गैस निकलती है, कौन सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब आपको पता है CO2 गैस अग्नि को बुझाने का काम करती है, आग बुझाने के काम में आती है। तो अगर इसको देखो, दूसरा इसका प्रयोग किया जाता है अग्निरोधी संयंत्रों में ना, ठीक है, अग्निरोधी, ठीक है, पदार्थों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग करोगे कि आप लोग का माना कि कोई बिजली का परिपथ था, बिजली का बोर्ड था, उसके अंदर आप लोग का क्या हो गया, आग लग गई, तो उसके अंदर पानी तो फेंकने से रहे, क्योंकि पानी फेंकोगे तो वो तुम्हें खींच लेगा उधर, तो फिर उसके अंदर क्या डालोगे आप लोग, ये छिड़कोगे, तो ये क्या होगा, उस पर जाके गर्म होगा, और गर्म होकर वहाँ कौन सी गैस इकट्ठी हो जाएगी, CO2 गैस, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी इसके अंदर। और यूज बताओ इसका, कोई अच्छा सा यूज बताओ इसका। भाई हम लोगों ने पहला यूज पढ़ लिया कि पकोड़ों को खासरे करने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा लिया कि अग्निरोधी पदार्थों के में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में सबका लिख दो, प्रयोगशाला में सबका लिख दो, क्योंकि प्रयोग लैबोरेटरीज के अंदर सबका क्या आता है, यूज आता है, ठीक है। उसके अलावा तूने शुरू में बताया था इसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, एंटासिड के रूप में भी तो किया जाता है। आ गई बात समझ में। तो ये हम लोगों ने कहेंगे बेटा एंटासिड के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक दुर्बल सारक है, और दुर्बल सारक का काम जो होता है वो अम्लीयता को दूर करने के लिए होता है। मतलब पेट के अंदर अपच हो गई तो उसको आप लोगों को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जनरली बेटा हम लोग जो है इंसान इसका यूज बहुत कम करते हैं, मतलब करते तो हैं, पकौड़ों के रूप में करते हैं, कई बार हम लोग घर में चूरमा बाटी बनाते हैं तो उसमें भी डाल लेते हैं हम लोग, लेकिन जानवरों को भी दिया जाता है इसका उपयोग, है ना, बहुतायत मात्रा में जानवरों का इलाज होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे साथ में कौन सा, धोने का सोडा। कौन सा सोडा, धोने का सोडा। चलो बेटा, ये हम लोग कहते हैं धोने का सोडा, और धोने का सोडा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आप लोग का Na2CO3.10H2O, मतलब ये 10 जल के अणु, एक क्रिस्टलन जल के, ठीक है, क्रिस्टलन जल कहलाता है। अब बेटा आप लोग को कुछ नहीं करना, ये आप लोग का जो प्राप्त हुआ था, मतलब आप लोग का ये जो खाने का सोडा था इसको आप लोगों ने गर्म किया, गर्म करने पर आप लोग का बना क्या, Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट। इसी सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया 10 जल के साथ, अणु के साथ करवा दो तो ये बनेगा आप लोग का Na2CO3, और इसके साथ 10 जल के क्रिस्टलन अणु, जो क्रिस्टलन जल के अणु जुड़ जाएंगे। इसी को कहते हो आप लोग धोने का सोडा। क्या कहते हो, धोने का सोडा। अब इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे, मतलब धोने के सोडा का यूज। चलो बेटा, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, मतलब किसका यूज पढ़ रहे हैं हम लोग, Na2CO3.10H2O, धोने का सोडा। और धोने के सोडा का हम लोग यूज पढ़ेंगे तो बेटा पहला ही क्वेश्चन है कि वह सोडियम यौगिक का नाम बताओ जो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के काम में आता है, यही है, ठीक है। मतलब पहला लिखेंगे जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, स्थायी कठोरता को दूर करने में, दूसरा यूज बताओ,
तो दोने का सोडा, नाम से पता चल रहा है दोने का सोडा। तो किस में यूज लिया जाता है? सफाई कार्य के रूप में ना। मतलब आप लोग कहोगे सफाई औद्योगिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है ना, औद्योगिक क्षेत्रों में। अब सफाई औद्योगिक क्षेत्र का मतलब आप लोग का बेटा साबुन बनाने में, ठीक है, अपमार्जक वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। अगला और क्या बताओगे आप लोग? बोरेक्स, बोरेक्स एक सोडियम यौगिक है और किसके द्वारा बनाया जाता है? इसी के द्वारा बनाया जाता है। तो आगे आप लोग कहोगे बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स बनाने में भी इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। अगला जो हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा पीओपी, है ना। पीओपी से पहले हम लोगों का जो है वो क्रिस्टलन जल है। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? लवण के एक अणुसूत्र में उपस्थित, बिल्कुल, लवण के एक अणुसूत्र के अंदर उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को हम लोग कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्रिस्टलन जल को और पढ़ लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि इसमें क्रिस्टलन जल आया है, इसको भी एग्जाम्पल के रूप में अभी लिखने वाले हैं हम लोग। देखो, जल के मतलब लवण के इकाई अणु के अंदर, मतलब एक अणु के अंदर, इकाई का मतलब क्या होता है? एक, है ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्रिस्टलन जल, और क्रिस्टलन जल हम लोग पढ़ेंगे। ये बेटा कंपटीशन में बहुत पूछता है क्रिस्टलन जल के बारे में, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे बेटा जल, जो आप लोग का लवण है ना, लवण का कौन सा होना चाहिए? इकाई अणु होना चाहिए, ठीक है। इकाई अणु का मतलब एक अणु के अंदर जितनी जल की मात्रा उपस्थित रहेगी ना, मतलब लवण के साथ जुड़ के जितने जल रहेंगे ना, उसको हम लोग क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब पहला है हम लोगों ने जोड़ दिया इसी को, ये लो बेटा Na2CO3, जिसका मतलब बेटा ये क्या है? लवण, लवण, ये क्या है? लवण। और लवण के साथ 10 जल के अणु आप लोग के जुड़े, तो मैंने क्या कहा था? मतलब एक लवण का अणु है और इसके साथ जुड़े हुए जल के अणुओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। मतलब 10H2 क्रिस्टलन जल है। अगला बताओ तो मुझे, मैं कह दूं CuSO4 कॉपर सल्फेट और 5H2 डाल दूं, नाम बोलो। बिल्कुल, नीला तोता, नीला तोता जो है इसका नाम हो जाएगा। उसके अलावा मैं कह दूं CaSO4, और अगर हाफ H2O ले लूँ तो इसे आप लोग कहते हो POP, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक आप पढ़ेंगे हम लोग CaSO4 और साथ में 2H2O, 2 जल के अणु आ जाए तो इसे हम लोग कहते हैं जिप्सम। तो आप लोग को इसको क्या करना है? याद करना है। एग्जाम्पल्स आप लोग को पूछ ले कि क्रिस्टलन जल के एग्जाम्पल्स लिखिए, तो आप लोग आराम से क्रिस्टलन जल के एग्जाम्पल्स लिख दे। और लास्ट पॉइंट आ रहा है POP, ठीक है। चलो बेटा, ये लास्ट हम लोगों का पॉइंट आ रहा है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो सबसे पहले तो देखते हैं बेटा ये POP का पूरा नाम क्या है। तो POP का पूरा नाम ये आप लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ पेरिस। इसका निर्माण क्या होता है बेटा? जिप्सम को गर्म करके, ठीक है। चलो, ये जिप्सम है आप लोग का CaSO4 और 2H2O, जिसको आप लोग 373 केल्विन टेम्परेचर पर यदि गर्म करोगे तो बेटा इसके जल का 1.5 अणु है ना वो उड़ जाएगा, और बचेगा कितना? आधा। तो ये बचेगा आप लोग का CaSO4.5H2। इसे कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट भी कहते हैं इसको ना। तुम लोगों ने यार अच्छा कर लिया पाठ, सही में अच्छा कर लिया। आ जाएंगे 100 नंबर आराम से। इस लेसन के अंदर कहीं ना कहीं आप लोग को कहीं भी नंबर कटने वाला नहीं है। क्वेश्चन आंसर पूरे मैं रिपीट वापस से करवा दूंगा ना, धमाकेदार। और आप कभी मन करे तो इस क्लास को पास करके देख लो, तो उससे आप लोग का क्लियर हो जाएगा POP। अब इसका यूज और बच रहा है हम लोगों का। क्या बच रहा है? यूज। अब इसका हम लोग देखेंगे बेटा यूज। तो इसका यूज सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे भाई सजावटी मूर्तियाँ, ठीक है, मूर्तियाँ या फिर खिलौने बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, डॉक्टर हमारी हड्डी को जोड़ने में इसका मतलब प्लास्टर के रूप में प्रयोग करता है। तो हम लोग डॉक्टर की जगह चिकित्सक लिखते हैं, चिकित्सक, ठीक है। टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने में इसका प्रयोग करता है, ठीक है। अगला बताओ, तो हम लोगों का जो दांत है, दांत के खांचे बनने में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
भरने में। और आप लोग को पता है बेटा, जो भवन की जो फर्श है, भवन की फर्श को चिकना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, फर्श को चिकना बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा देखेंगे तो ये हम लोग देखेंगे बेटा, भवन में जो है वो डिजाइन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल पीओपी का बहुत मकानों के कमरों के अंदर आप लोग देखोगे ना कोटिंग, जैसे आप लोग का फैन है, फैन के चारों ओर जो कोटिंग लगी होती है सब इसकी लगी होती है। तो हम लोगों का ये लेसन तो कंप्लीट हो चुका है, आ गई बात समझ में। और ये लेसन का है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर, एक दिन में आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग और कर लेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। विश ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।